नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसके अब तक 4 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका 5वां भाग है, जिसमें हम एक नए जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये नया जैव प्रक्रम है वहन। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मनुष्य में वहन की। तो हम जानते हैं मनुष्य में जो वहन होता है वो होता है रक्त की वजह से। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो लगभग रक्त का आधा होता है और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होते हैं लाल रक्त कोशिका और बचे हुए जो पार्ट बचते हैं थोड़े से उसमें होते हैं श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, और इन सभी से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब क्योंकि प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वहन होता है वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वहन किस किस का करता है तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन होता है प्लाज्मा की मदद से। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब इन सभी को पंप करने के लिए कोई तो पंपिंग चाहिए होगी और वो काम करता है हमारा हृदय। तो चलिए अब समझते हैं हृदय को। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, तो आकार तो इसका पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है और हृदय का यही काम होता है। अब हृदय इस काम को कैसे करता है ये समझने के लिए पहले हमें हृदय को समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं हृदय को। ये हमारा हृदय का डायग्राम है। अब हम जानते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, तो चलिए इसे 4 भागों में बांट देते हैं। अब इस तरफ हुआ दायां भाग और इस तरफ हुआ बायां भाग। अब जो ऊपर के 2 भाग हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद और नीचे के भागों को कहा जाता है निलय। ऊपर में जो दाईं तरफ भाग है उसका नाम हो जाएगा फिर दायां अलिंद और बाएं वाले भाग का हो जाएगा बायां अलिंद। इसी तरह नीचे जो दायां वाला भाग है उसे कहा जाएगा दायां निलय और बाएं वाले भाग को कहा जाएगा बायां निलय। तो ये जो 4 भाग हैं उनके नाम तो पता चल गए। इसके अलावा हमारे हृदय में शिराएं होती हैं और धमनियां होती हैं। तो अगर हम दाएं साइड की बात करें तो दाएं भाग में 2 महाशिरा होते हैं। एक होता है शरीर के ऊपरी भाग वाला महाशिरा और एक होता है निचली भाग का महाशिरा। इससे जो रक्त होता है वो हमारे हृदय में आता है। और फिर हमारे पास होता है फुफ्फुस धमनियां, जिससे जो दाएं भाग में जो रक्त आया था वो हृदय से बाहर जाता है। अगर हम बाएं भाग की बात करें तो बाएं भाग में एक महाधनी होती है जिससे जो रक्त है वो बाहर जाता है और फुफ्फुस सिराएं होती हैं जिससे रक्त दाएं भाग में आता है। इसके अलावा हृदय में होता है विभाजक जो दाएं भाग को बाएं भाग से अलग करता है। अब अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि हृदय के बारे में बताएं तो ये डायग्राम बनाने में ही हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो ये डायग्राम बनाना तो थोड़ा कठिन है और इससे हमें ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि हृदय में सारी चीजें हो किस तरीके से रही हैं। इसलिए हम हृदय का एक थोड़ा आसान सा डायग्राम बनाते हैं। ये हृदय का एक आसान डायग्राम है जहां पर आप हृदय के चारों भाग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं और नीचे की तरफ बॉडी यानी कि हमारा शरीर और वहां पर मौजूद कोशिकाएं हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया तो जल्दी से जान लेते हैं कि जो हमारा रक्त है वो हृदय में किस तरीके से बहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के पास जो रक्त है वो हमारे बाएं अलिंद में आता है। अब क्योंकि ये लंग्स से आया है इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो यहाँ से जाता है बाएं निलय के पास में और बाएं निलय से होता हुआ ये जाता है हमारे शरीर के पास में। अब शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब जो हमारा रक्त है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ये जाता है दाएं अलिंद के पास में और दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय के पास में
और दाएं निलय से ये वापस चला जाता है लंग्स के पास में, जहां इसमें फिर से वापस ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाता है। तो ये है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। तो हृदय का इस तरह का काट दृश्य जो होता है वो हमारी मदद करता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को आसानी से समझाने में, और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। अब चलिए एक चीज रह गई है हमारे हृदय में समझना, वो है वाल्व। चलिए जानते हैं कि आखिर वाल्व का काम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं और इन चारों भागों में हमेशा जो रक्त है वो आता रहता है और जाता रहता है। अब ये भी तो हो सकता है कि रक्त जहां से आया था और उसे जहां जाना था उसकी जगह वो जहां से आया था वापस वहीं चला जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा हृदय है उसके अंदर वाल्व होते हैं, और जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम होता है वाल्व का। चलिए हृदय से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये भित्ति के विरुद्ध दाब लगाती हैं और इसे कहा जाता है रक्तदाब। आपने ये मशीन तो देखी ही होगी। इसका इस्तेमाल होता है ये नापने के लिए कि रक्तदाब कितना है। अब यह जो रक्तदाब होता है ये शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धमनियों से जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाना होता है और इसीलिए इनका दाब बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। और इसीलिए जो धमनियां होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मोटी नहीं होगी तो ज्यादा दाब के कारण वो फट सकती हैं। ये जो दाब होते हैं इन्हें नाम भी दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो नाम क्या है। जब निलय प्रंकुचन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है प्रंकुचन दाब, और जब निलय अनुस्थलन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है अनुस्थलन। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण का। दरअसल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे रक्त में WBC, RBC और प्लाज्मा के अलावा चौथी चीज है, और इसका काम होता है थक्का बनाना। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और उससे क्या होता है कि रक्त बहने लग जाता है, तो उसे रोकना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और जहां पर भी रक्तस्राव हो रहा होता है उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। चलिए अब जान लेते हैं वहन में लसिका के बारे में। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनसे कुछ रक्त जो होता है वो हमारे उत्तकों में चला जाता है और इसीलिए इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। ये रंगहीन होता है क्योंकि हमारे रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल रुधिर कोशिकाओं की वजह से, परंतु जब यह उत्तकों में जाता है तो हमारा लाल रक्त कोशिका जो है वो उत्तकों में नहीं जा पाता और इसलिए जो लसिका होता है वो रंगहीन रह जाता है। तो ये तो था कि मानव में वहन किस प्रकार से होता है। चलिए जानते हैं कि पौधों में वहन किस तरीके से होता है। अगर हम छोटे पौधों की बात करें तो उनमें विसरण से जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है और पत्तियों में जो भोजन बना होता है वो नीचे आ जाता है। परंतु अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें तो अगर पेड़ों के बड़े होने के कारण पत्तियों और जड़ों में दूरी बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा और पौधों को एक नया तरीका ढूंढना होगा इस प्रक्रम को जारी रखने के लिए। तो पौधों का जो ये वहन तंत्र होता है वो ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। अब ये जो दो पथ हैं, एक तो जो हमारा जड़ों से कच्ची सामग्री पत्तियों तक पहुंचाना है और दूसरा जो पत्तियों में भोजन बना है वो जड़ों तक पहुंचाना है। ये दो पथ आपस में स्वतंत्र होते हैं और संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो पानी को उसी तरीके से पीते हैं जैसे हम मान लीजिए स्ट्रॉ से किसी ग्लास में रखे पानी को पी रहे हों।
तो ये जो काम होता है ये होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम क्या करता है, वो जल और जो मिनरल होते हैं उन्हें नीचे से यानी कि जड़ों से लेते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है कि वो जो पत्तियों में भोजन होता है उसे जड़ों तक पहुंचाता है। अब इन दोनों नामों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। जाइलम मैच करता है जल से, तो जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम मैच करता है फूड से, तो फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण होता किस तरीके से है। दरअसल फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये अपने आप नहीं हो सकता और इसलिए पदार्थ फ्लोएम उत्तकों में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो जितने भी काम हमें करने होते हैं वो कोशिका एटीपी की मदद से करती है और इसीलिए जो फ्लोएम उत्तकों में ये जो स्थानांतरण होता है इसके लिए भी एटीपी से ही ऊर्जा ली जाती है। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना वहन के बारे में। तो इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी के बुक के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है वहन, उसके बाद आपको पढ़ना है मानव में वहन और उसके बाद पढ़ना है पादपों में परिवहन। अगली वीडियो हमारे इस अध्याय की आखिरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लास्ट जैव प्रक्रम की बात करेंगे जो है उत्सर्जन। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।